students, in previous lecture we have already started monopolistic competition. हमने पहले monopolistic competition स्टार्ट कर दिया था. तो उनके monopolistic competition के डेफिनेशन, फीचर्स ये हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे. एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो होते हैं वो थोड़े स्लाइड होते हैं. और उसका रीज़न ये होता है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर अगर बहुत स्लाइट प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है. ये जब मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हम किसे कहते हैं कि जब प्राइस में थोड़ा भी चेंज होगा या कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में थोड़ा भी चेंज होगा तो डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है. उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में ED ग्रेटर दैन 1 कहते हैं, यानी इलास्टिक होती है. चेंजिंग कंडीशन इसमें ज़्यादा पाई जाती है. आपकी बुक में दे रखी है लाइन, द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्राइस इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन डिमांड विद स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड. इसका मतलब है गुड की प्राइस में अगर बहुत स्लाइट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा. अगर इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर डिक्रीज़ होगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर होता है. द कंज्यूमर इन इट्स प्लेस बाय द गुड हैविंग लेसर प्राइस हैज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल. और कंज्यूमर की ये नेचर होती है बच्चों कि जब भी किसी चीज़ की कीमत घट जाती है तो वो दूसरे सामानों को छोड़कर घटी हुई कीमत वाले सामान को अपनाने लगते हैं. इसीलिए हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में ED ग्रेटर दैन 1 लिखते हैं. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो कंडीशन या ये जो फॉर्मूला हमें शो हो रहा है ये शो करता है कि प्राइस में अगर स्लाइट चेंज होगा तो डिमांड में उसके अपोजिट चेंज होगा. अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा होता है. इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है या AR कर्व जो होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है, यानी ED ग्रेटर दैन 1 होता है, यानी कम झुका हुआ होता है. थोड़ा ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा. आप अपनी बुक में भी अगर देखेंगे तो मोनोपोली कंपटीशन का ग्राफ जो था वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक का ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर है और ज़्यादा झुका हुआ हमें दिखाई नहीं देगा. ठीक है. जो ये किस चीज़ को शो करता है कि कंज्यूमर की जो कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी, वो प्राइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. द डिमांड ऑफ अ गुड ऑन स्पेसिफिक प्राइस डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, फैशन एंड इनकम. किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कंज्यूमर की डिमांड? एक तो सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस कम हो जाए, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग और आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग. इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है, और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि किसी भी मार्केट का जो AR कर्व होता है वो उसका डिमांड कर्व भी कहलाता है. इसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं. तो जो AR कर्व है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है, यानी ED ग्रेटर दैन 1 होता है. और ये हाइपोथेटिकल बनाया गया है, टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है. यहाँ पर आप रेवेन्यू लिखेंगे, रेवेन्यू, और नीचे लिखेंगे QD या क्वांटिटी ऑफ गुड. ठीक है. और फिर हाइपोथेटिकल बना लेंगे इसको थोड़ा सा स्लाइड. ठीक है. फिर जो AR कर्व होता है वो किन किन एलिमेंट पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपकी बुक में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द फर्म,
कि फर्म के अंदर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफ्रेंसीशन की, देखो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन उसे कहते हैं जो कीमतों में अंतर देखने को मिलता है ना, उसे कहते हैं प्राइस में जो डिफरेंस होता है। तो एक फर्म के अंदर गुड्स में कितना प्राइस डिफ्रेंसीशन है उसके अकॉर्डिंग ये AR कर्व चलता है। फिर द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस दे रहा है, कौन सी गुड को। और थर्ड है द नंबर ऑफ फर्म इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर कितनी फर्म्स हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है। आप बुक में इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें कि इलास्टिसिटी ऑफ फर्म AR कर्व डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग एलिमेंट। विच एलिमेंट, यानी कौन से एलिमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये 3 एलिमेंट एज इट इज़ आपको लिखने हैं। ये तो था बच्चों आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन, फीचर्स, फिर उसके AR और MR कर्व और उस कर्व के बारे में। अब हम लास्ट चीज़ इस टॉपिक की पढ़ेंगे, वो है इसकी क्रिटिसिज्म, आलोचना। अब आपको मालूम है हर मार्केट फॉर्म की कुछ न कुछ क्रिटिसिज्म की गई है, तो इसके लिए आप बुक को ओपन करेंगे। सम ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म आर एज विच प्रोडक्ट ऑफ फर्म शुड बी केप्ट अंडर दिस मार्केट स्ट्रक्चर, दीज आर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म हैविंग इम्पॉर्टेंट ब्रांड। देखो बच्चों क्रिटिसिज्म को आप अंडरलाइन करो, और पहली क्रिटिसिज्म इसमें ये है कि जो इम्पॉर्टेंट ब्रांड्स के सामान होते हैं उन सामानों को कुछ ही फर्म बनाती है, इसलिए वो कैसी बन जाती है, मोनोपोली की तरह बन जाती है। ठीक है। फिर बहुत कम प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन इसमें देखने को मिलता है, यानी कीमतों में बहुत थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है, तो ये भी इसकी एक क्या है, क्रिटिसिज्म। फिर है एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, अगर हम देखें तो ये ऑलिगोपॉली को समझने में नहीं, इसकी इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म तो यही है कि ये बहुत कम फर्म्स होती हैं और बहुत कम फर्म्स होने के कारण इनमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बावजूद ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट फॉर्म है ये रियल वर्ल्ड के बहुत नज़दीक मानी गई है। इसमें लिखा हुआ है ना, इम्पॉर्टेंट एंड रियल मार्केट स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ऑलिगोपॉली। दो इम्पॉर्टेंस है इसकी, एक तो ये रियल कंडीशन के नियर होती है और दूसरा ऑलिगोपॉली मार्केट को समझने में ये हेल्पफुल होती है। इसीलिए नेक्स्ट मार्केट फॉर्म जो हम पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है ऑलिगोपॉली मार्केट, जो कि